नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। हमारे YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम संस्कृत शिक्षण विधियों में आज का हमारा ये दूसरा वीडियो रहेगा दोस्तों। इससे पहले एक वीडियो हमने पूरे कंप्लीट क्या पाठ्यक्रम आपका रीट में चलता है उसकी पूरी आपको विश्लेषण उसका आपको बताया था। किस प्रकार से किस टॉपिक से क्या प्रश्न आपका बन सकता है, किस प्रकार से आप कैसे तैयार कर सकते हैं हर टॉपिक को। 15 नंबर का जो मैटर आपका है इसी के विषय में आज हमारा ये दूसरा टॉपिक आप हमारा रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण विधयः, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसमें क्या क्या आपके प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से आपका इसमें से प्रश्न पहले आ चुका है और कैसे आपका प्रश्न इसमें बनने की संभावना है, आने की संभावना है। पूरे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बस आपसे एक छोटी सी विनती जरूर हम करेंगे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों को भी बताते रहें। चलिए दोस्तों, आपका भी भला हो, सबका भी भला हो। स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलेगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण विधयः, यानी जो विधियाँ होती हैं संस्कृत भाषा के अंदर, उन विधियों को दोस्तों 3 जगह विभाजित किया जाता है, यानी कि हम उनको 3 जगह डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्राचीन या परंपरागत विधयः, है ना, प्राचीन या परंपरागत विधियाँ होती हैं एक प्रकार की। तो दूसरी होती है नवीन या आधुनिकतम विधि, ठीक है, नवीन या आधुनिकतम विधि। और तीसरी होती है नवीनतम उपागम, ठीक है। तो नवीनतम उपागम, अब ये 3 जगह डिवाइडेशन इनका किया गया है। अब हम कुछ छोटी चीज़ें हैं जहाँ से कई बार सवाल आ चुका है, उसकी हम बात आपको करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे कि भाषा क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं संक्षिप्त में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचार और अभिप्रायों को हम स्वयं समझने में प्रयोग करते हैं, उसी का नाम भाषा होता है। वही भाषा है दोस्तों। भाषा एक प्रकार से एक माध्यम होता है, ठीक है। भाषा का मतलब एक प्रकार से माध्यम है, एक साधन है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। अब जैसे कि एक परिभाषा इसमें एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए उसको हम बताना जरूरी समझते हैं। स्वीट महोदय के अनुसार भाषा की परिभाषा बताई गई है दोस्तों। तो यह परिभाषा HTET में पूछी जा चुकी है, इसीलिए हमने सोचा कि इसको बताना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। तो स्वीट महोदय ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, ठीक है। अब ये हो सकता है संस्कृत में ना कि हिंदी में आई हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप देख सकते हैं। संस्कृत में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जनरल स्टूडेंट हैं, तो उनको डायरेक्ट यदि हम सीधा संस्कृत में ही आपको समझाएं, संस्कृत में सब कुछ बताएं, तो उसमें हो सकता है कि दिक्कत भी हो, क्योंकि अपना यहाँ पर मकसद है दोस्तों समझना। और आपको पता है कि आजकल जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो रटने के आधार पर नहीं होते हैं, बल्कि समझ के आधार पर होते हैं। अपने को कितना अधिगम हुआ है, कितना अपन ने समझा है, उस पर आधारित सवाल आपके होते हैं। यदि आप समझ जाते हैं, अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही आपको कोशिश करनी है, हर टॉपिक को आपको समझना है और अच्छे से हम समझेंगे, यही हम पूरी आपको कोशिश करते हैं। अब एक शिक्षण की हम बात करते हैं, शिक्षण क्या है, क्योंकि इस शिक्षण के टॉपिक से कई सवाल आ चुके हैं, इसलिए इसको भी बताना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण। शिक्षण एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके अंदर शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो ये त्रिआयामी प्रक्रिया हो गई हमारी, जिसके अंदर शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है, ठीक है ना। इन तीनों के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब इसके 2 अर्थ हैं शिक्षण के, हम आपको 2 अर्थों के माध्यम से इसको पूरा कंप्लीट आपको समझेंगे। तो सबसे पहला एक होता है इसका संकुचित अर्थ। तो शिक्षण का संकुचित अर्थ हम किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और शिक्षण का व्यापक अर्थ हम किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, दोनों की बात यहाँ पर आपको स्पष्ट करेंगे। शिक्षण का संकुचित अर्थ मतलब क्या है, समझें।
एक ऐसा शिक्षण जो निश्चित समय, निश्चित स्थान आदि में प्रदान की जाए, एक ऐसा शिक्षण जो कि निश्चित समय और निश्चित स्थान में प्रदान किया जाता है, वह आपका संकुचित होता है। जैसे कि विद्यालय ही शिक्षा, यानी संकुचित का सीधा सा मतलब आप समझ गए दोस्तों। जैसे विद्यालय शिक्षा होता है जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है, स्थान भी निर्धारित होता है, समय सब कुछ उसमें पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है, उसी के अनुसार सब कुछ चलता है। दूसरा होता है शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो बच्चों, व्यापक अर्थ में किस प्रकार से हम समझते हैं, तो आपको समझना है कि मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिन चीजों को सीखता है वह शिक्षण के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती हैं बच्चों। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से बालक जीवन भर जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षण है। मतलब, या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बालक औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से पूरे जीवन भर जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षण है। तो ये हो गया व्यापक अर्थ। इससे पहले हमने संकुचित अर्थ की बात की थी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षण के प्रकार। यहाँ से भी सवाल एक दो बार आ चुका है, इसीलिए आपको यह समझना होगा। तो शिक्षण के प्रकार बच्चों 3 माने जाते हैं। सबसे पहला एक होता है एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक शिक्षण। तीसरा होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है एक तंत्रात्मक शिक्षण, क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान तरीका से आपको समझना है। एक तंत्रात्मक का मतलब है शिक्षक जिसमें प्रधान होता है और छात्र जहां पर गौण होता है। बस सीधा सा, यानी कि शिक्षक के अनुसार ही सब कुछ होता है। शिक्षक को क्या पढ़ाना है वो उसकी मर्जी है। बच्चों से मतलब नहीं है कि बच्चों की इच्छा को देखा जाए, बच्चों की रुचि को देखा जाए, उनकी तत्परता को देखा जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। कुल मिलाकर के शिक्षक वहाँ पर प्रधान माना जाता है, वो मुखिया है। वो कुछ भी जैसे उसकी इच्छा है पढ़ाए, वो कैसे पढ़ाए वो उसकी इच्छा है, सब कुछ बच्चों के आधार पर नहीं हो रहा है सब। तो वो एक तंत्रात्मक हो जाता है। लोकतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक क्या होता है? यह शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है बच्चों। यानी जिस प्रकार लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति का महत्व होता है, उसी प्रकार से इस लोकतंत्रात्मक शिक्षण की व्यवस्था में या जनतंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था में भी उसी प्रकार मानव संबंधों पर आधारित ये मानी जाती है। लास्ट और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इस प्रकार का शिक्षण करते समय शिक्षक छात्र के साथ में मित्रवत व्यवहार करता है, बिल्कुल। तो ये हस्तक्षेप रहित शिक्षण हो जाता है। तो बच्चों, शिक्षण के 3 प्रकार हैं, एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अब आगे हम बताते हैं आपको कि एक जो अच्छा शिक्षण है वो कैसा होता है, एक अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या वैशिष्ट्य उसका होता है। बहुत ही आसान आता है, संस्कृत भाषा के अंदर आप अच्छे से समझ जाओगे। जब एक टॉपिक पूरा हो जाएगा तो आपको संस्कृत भाषा के अंदर ही हम एक प्रश्न पत्र आपको बना करके आपके लिए देंगे, उससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अच्छे शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहला है शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपका शिक्षण है वो बिल्कुल सुनियोजित होना चाहिए, बिल्कुल आपका पहले से प्लान के साथ में बनाया हुआ होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब आप शिक्षण करवाते हैं तो आप पहले से सोच करके जाएंगे, कुछ उसमें निश्चित पहले से किया जाता है कि हमें ये बताना है बच्चों को, और इस टॉपिक को या इस प्रकरण को या इस इकाई को इस प्रकार से उनको हमें समझाना है, इस प्रकार से उसको हम प्रस्तुत करेंगे और ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके बच्चों को बताएंगे। कहने का मतलब सब कुछ सुनियोजित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कभी भी हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं हो सकता है। तो प्रभावशाली शिक्षण हो तो उसके लिए आवश्यक है, अच्छा शिक्षण वही माना जाएगा कि वो सुनियोजित हो पहले से। अगला है शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जिसमें सुझाव दिए जाएं,
तो सुझावात्मक शिक्षण होना चाहिए, ये भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है। अगला है शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल, दया की भावना भी होनी चाहिए, सहानुभूति की भावना भी अपेक्षित है, ठीक है ना। अगला है अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, जो अच्छा शिक्षण होता है वो प्रेरणादायक होता है, यानी कि हम हमारे जीवन में बिना प्रेरणा के बहुत कुछ करने में असमर्थ रहते हैं। जब व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो अंदर से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे वह हर काम को करने के लिए उसे तत्पर करती है, उसमें रुचि जागृत करती है, उसको तैयार करती है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के विषय में हम आपको साइकोलॉजी में पूरा कंप्लीट डिटेल से आपको वहाँ पर बताएंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभिप्रेरणा बहुत ही आवश्यक होती है अच्छे शिक्षण के लिए। आगे है अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल एकदम उत्तम बात है, यानी कि जो अच्छा शिक्षण होगा वहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से मतलब है बच्चों कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति, हर छात्र, हर अधिगमकर्ता व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। व्यक्तिगत रूप से भिन्न होने का मतलब हुआ कि हर व्यक्ति सोचने की क्षमता अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है, अधिगम क्षमता अलग होती है, उसकी बुद्धिलब्धि उसकी अलग होती है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। जहाँ की जुड़वा बच्चे भी अलग होते हैं, किसी न किसी प्रकार से वो भी अलग पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। कक्षा के अंदर हो सकता है कुछ बच्चे बहुत होशियार हों, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर हों और कुछ बच्चे मध्यम श्रेणी में आते हों। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इन सबको ध्यान में रख के हम शिक्षण करवाएं तो वो अच्छा शिक्षण माना जाता है। अगला है शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। जहाँ पर प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में या जनतंत्र के अंदर जहाँ पर हर व्यक्ति या मानव संबंधों पर जो आधारित होता है, तो वही व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि प्रजातंत्रात्मक होना चाहिए। एक और है आपकी कि शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। निदानात्मक का मतलब सीधा सा क्या होता है? निदान। निदान का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, और उपचार का मतलब होता है समस्या को दूर करना, ठीक है ना। तो निदान का मतलब समस्या का पता लगाना। अब आप पहले समस्या का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो उसका उपचार कैसे करोगे? संभव ही नहीं है। तो आपके लिए जब तक आप उपचार बच्चों का करना चाहते हैं, किसी की कोई समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं, तो उसका पहला जो बिंदु होता है कि समस्या का पता लगाना होता है। यानी जब तक समस्या पता नहीं चलती है तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर कुछ लक्षणों के आधार पर या आप बताओगे उसके आधार पर जब ट्रीटमेंट देता है तभी उसका उपचार संभव हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। अब इसमें एक बात होती है कि शिक्षण के कुछ चर माने जाते हैं और या फिर अंग हम उनको कह सकते हैं। इसमें से सवाल कई बार आ चुका है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक प्रकार से हमारा आज का टॉपिक पूरा हम कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके बाद में आपको हम शिक्षण विधियाँ बताएंगे, उस पर मुख्य बिंदु पर हम चलेंगे। फिर तो हम बात करते हैं शिक्षण के चर या अंगों की। तो बच्चों शिक्षण के जो चर हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो शिक्षण के चर 3 प्रकार के माने जाते हैं। चरों को यहाँ पर हम अंग से भी हम जान सकते हैं। चर का मतलब अंग होता है, यानी कि वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखें, एक होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर, और एक होता है तीसरा आपका हस्तक्षेप चर। ये 3 प्रकार के चर माने जाते हैं। अब तीनों को समझना है, कैसे होते हैं, क्या होता है ये, बस उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आप जो भी विधियां पढ़ोगे वो अच्छे से आपको क्लियर हम कर देंगे, एक एक उदाहरण से आपको समझाएंगे, व्यवहारिक तरीका से आपको हम बताएंगे जो अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो अब बात करते हैं स्वतंत्र चर क्या होता है। स्वतंत्र चर का मतलब होता है बच्चों, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। अब मान लो कि आपने दे दिया कि शिक्षण प्रक्रिया के अंदर स्वतंत्र चर है, तो आपको पता लग जाएगा शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। तो शिक्षक हो गया स्वतंत्र चर। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य और गतिविधियों में व्यस्त रखता है। तो कहने का मतलब स्वतंत्र चर जो होगा वो शिक्षक होगा। दूसरा है आश्रित चर।
ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है। तो आश्रित चर कौन होगा बच्चों? छात्र। तो छात्र जो है वो आश्रित चर माने जाते हैं, यानी कि छात्र जो होता है वह अपने शिक्षक पर निर्भर करते हैं। इस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। कहने का मतलब आश्रित चर जो होता है वो छात्र होते हैं। अब तीसरा हस्तक्षेप चर, ये हमारा तीसरा चर है। इसमें क्या होता है? हस्तक्षेप शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण समूह, व्यू रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर में आती हैं। सामाजिक प्रवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। हस्तक्षेप चर में शिक्षक और छात्र दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो सीधा सा समझ में आ गया कि जो हस्तक्षेप चर होते हैं उसमें आपका पाठ्य वस्तु आ जाती है, शिक्षण विधियां आ जाती हैं, शिक्षण की युक्तियां आ जाती हैं, शिक्षण समूह आ जाता है, व्यू रचनाएं आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें हस्तक्षेप चर में आती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि चर कौन से होते हैं, अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, या भाषा क्या होती है, और शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षण विधियों की बात करेंगे। सीधे हम अलग अलग विधियों को, जैसे मान लो आपको अलग अलग विधाओं को पढ़ाना है, जैसे व्याकरण को पढ़ाना है, तो उसमें किस प्रकार से हम विधियों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। हम विधियों को दोस्तों यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे से याद भी रख पाओगे। इसलिए हम ट्रिक आपको अच्छी बताएंगे जिससे कि आप हमेशा उनको याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे। गद्य को पढ़ाना है तो उसमें किस प्रकार की विधियों का हम प्रयोग करेंगे, कैसे हम उनको याद रख पाएंगे, उसको किस प्रकार से हमें उसको समझना है। पद्य को पढ़ाने के लिए, अलग अलग विधाओं को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग होता है, वो सब कुछ हम समझेंगे दोस्तों। तो ये तो आज का वीडियो इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप अभ्यास करें, देखें, अच्छे से समझें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पे एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी, कंप्लीट आपको जानकारी इसमें मिलती रहेगी दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। आप सुन रहे मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। धन्यवाद।